तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब कैसे करना है, तो मैंने तुमको बताया था व्हेन द लाइट goes from rare to the denser medium, it bends towards the normal. So the ray of light which incident on this surface after reflection, it bends towards the normal. Normal के side bend हो रही है, correct? And when this light goes from denser to the rare medium, that means glass to the air, it bend away from the normal. ये light जो है जिसको straight चले जाना था, it bends away from the normal. तो ये away है ना, this goes away from the normal, means this makes angle greater than this angle. इससे ज़्यादा एंगल कहाँ बनेगा, on this side. So this angle is more than this angle. Why? Because it goes away from the normal. So when ray goes from denser to the rare medium, it goes away from the normal. And the first case, when it comes from rare to the denser medium, it bends towards the normal. तो ये दोनों केस मैंने एक ही ब्लॉक में बना दिया है. तो ये बेटर एग्जांपल है टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट goes from rare to denser and denser to rarer. यहाँ से rarer to first denser जा रहा है, then denser to rarer. बट देखो अगर ये लाइट डायरेक्ट पास जाती, यहाँ पे कोई भी एक मीडियम नहीं होता, ऑल आर द सेम मीडियम, देन व्हाट हैपेंड, इट गोज स्ट्रेट. ये चीज कहाँ चले जाती, डायरेक्ट चले जाती. एंड दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट. दिस इज अ एक्चुअल पाथ ऑफ अ लाइट इफ देयर इज अ नो ग्लास स्लैब आर देयर, है ना. ये डायरेक्ट स्ट्रेट चला जाता अगर यहाँ पे कोई भी ग्लास स्लैब नहीं होता. बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लास स्लैब व्हाट हैपेंड, द लाइट विल रिफ्रैक्ट. रिफ्रैक्शन की वजह से ये लाइट जो है वो किस साइड जा रही है, इस साइड. ये दिख रहा है कितना शिफ्ट हो रहा है, द एक्चुअल पोजीशन टू द एपरेंट पोजीशन. ये एपरेंट पोजीशन है. और ये वाली लाइट तुम क्या करोगे, ये वाली लाइट तुमको दिखेगी. दिस लाइट विल सी बाय any person. So this light are the emergent ray. Emergent ray, the ray which coming to our eye is called the emergent ray. जो लाइट हमारे आईज में जाती है ना, उसको emergent ray बोलते हैं. वाली लाइट आईज में नहीं जाएगी. इसलिए तो यही है ना, ये तो हम लोग ने डॉटेड लाइन बनाया. दैट मींस ये पॉसिबल ही, मतलब ये बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लास स्लैब ये स्ट्रेट नहीं गई, इट विल बेंड इन दिस वे. So that this shifting of light from the actual position to the apparent position is called the lateral shift. This is the apparent position. Apparent. Apparent means appear. ये appear actually तो यहाँ से जाना चाहिए था straight, but because of the refraction, it goes in this way to your eye, and this is the emergent ray, and this angle is the emergent angle भी बोलते हैं इसको. R2 को हम लोग E से भी डिनोट करते हैं, emergent angle. The ray which coming to our eye is called the emergent ray. जो रे हमारे आईज में जाती है, which help us to see the object, the light, the ray of light which help us to see the object or light is called the emergent ray. And this shifting from the actual to the apparent position, this is the actual position. This is actual position. From actual to the apparent position is called the lateral shift. So this is a lateral shift. तो याद रखना, what is the lateral shift? The shifting of light from actual position to the apparent position is called the lateral shift. एग्जाम में अगर डायग्राम बनाने से आएगा तो ध्यान रखना. एंड स्नेल्स लॉ मैंने तुमको बताया, याद रखना ये दोनों एंगल्स कभी इक्वल नहीं होते ना. इक्वल कब होगा, व्हेन द रे ऑफ लाइट कमिंग एट 90 डिग्री टू दिस सरफेस. अगर 90 डिग्री में आएगा ना तो रिफ्रैक्ट नहीं होगा, इट गोज स्ट्रेट. याद है मैंने तुमको बताया था इसके केस में कॉन्केव लेंस के केस में क्या बताया था, जब लाइट सेंटर कर्वेचर से जाती है तो इट गोज अनडेविएटेड, मतलब विथआउट बेंडिंग, विथआउट रिफ्लेक्शन वो वापस उसी पाथ में वापस लौट जाती है. मैंने बताया था ना, इफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट गोज बैक विथआउट एनी डेविएशन, है ना. डेविएट नहीं होगी, दैट मीन्स कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इट गोज बैक टू द सेम पाथ. एंड दैट इज बिकॉज क्योंकि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन पास आउट होती है तो वो कब कैसे जाती है, एट 90 डिग्री. कैसे जाती है, एट 90. तो 90 डिग्री, और यहाँ भी अगर 90 डिग्री में जाएगा, ऐसे डायरेक्ट जाएगा तो वो डायरेक्ट कहाँ चले जाएगा, उसकी लाइट जो है वो बेंड नहीं होगी ना, मतलब वहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा. इफ लाइट कमिंग
perpendicular to the surface, perpendicular to the interface, then what happen? It will pass without any deviation, डायरेक्ट चले जाती है नीचे विदाउट एनी डेविएशन, मतलब बेंड नहीं होती। अगर वो नॉर्मल के डायरेक्शन में जाएगी, नॉर्मल जैसे मैं बनाई, नॉर्मल वाली रे अगर तुम्हारी लाइट होती ना तो इट विल नॉट बेंड, इट गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। जैसे मैंने इस केस में बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में, तो लेंस में क्यों जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो अनडेविएटेड रहता है, बिकॉज इट गोज एट 90 डिग्री। तो लोगों को याद है रिफ्लेक्शन के केस में, रिफ्लेक्शन के केस में मैंने क्या बताया था, साइन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था। अगर 90 डिग्री में जाएगा, अगर 90 डिग्री में जाएगा तो 90 डिग्री में वापस क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो मतलब अगर कोई भी सरफेस में 90 डिग्री में जाता है इन दिस वे 90 डिग्री, तो वापस 90 डिग्री में वापस उसी साइड में क्या हो जाएगा, गोज बैक, मतलब इट कम बैक टू द ओरिजिनल डायरेक्शन विदाउट एनी डेविएशन। और अगर किसी और एंगल में जाएगा, लाइक जैसे 30 डिग्री में जाएगा, तो वो 30 डिग्री में यहाँ बनाएगा 30 डिग्री, या 45 में जाएगा लाइक 45, तो वो 45 में जाएगा, तब तुमको रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, है ना। बट अगर वो 90 डिग्री जाएगा तो और 90 डिग्री कहाँ बनाएगा, ये तो 90 डिग्री है ना, उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। तो ये दोनों केस में पॉसिबल है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर लाइट कभी भी परपेंडिकुलर जाती है ना टू एनी सरफेस, इट गोज अनडेविएटेड, चाहे वो रिफ्लेक्शन का केस हो या फिर वो रिफ्रैक्शन का केस हो। तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री में जाएगी कोई लाइट तो इट गोज स्ट्रेट विदाउट एनी बेंडिंग। लेजर लाइट यहाँ पे डालेंगे ना तो डायरेक्ट सीधा चले जाएगा, बेंड नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं लेजर लाइट का थोड़ा सा यहाँ पे बेंड करूंगा इस तरीके से, तो मेरे को एक पाथ दिखाई देगा इस तरीके से मुड़ा हुआ। लेजर लाइट से तुम ट्राई कर सकते हो, लेकिन ग्लास स्लैब तो तुम्हारे पास होगा नहीं, लेजर लाइट तो फिर भी मिल जाएगा। इस तरीके से ग्लास स्लैब में अगर तुम लेजर लाइट यहाँ पे डालोगे तो तुमको एक स्टेप से पाथ दिखाई देगा, टेढ़ा मेढ़ी लाइन दिखाई देगी। लेकिन अगर तुम उसी को कैसे रखोगे, परपेंडिकुलर, इट गोज स्ट्रेट विदाउट एनी बेंडिंग। जिसको नहीं आ रहा है वो चले जाओ, आज मत पढ़ो, ठीक है। जिसको जिसको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब दिमाग में जा रहा है, तो चले जाओ तुम लोग, ठीक। मैं डाल दूंगा यूट्यूब में वीडियो, उसमें देख लेना। जिसको समझ में आ रहा है वो बस रहो, जिसका टावर सही दे रहा है, मतलब मैं टावर के लिए कुछ कर नहीं सकता। तो अगर किसी का वॉइस नहीं आ रही मेरी या वीडियो नहीं आ रहा है, तभी चले जाओ, मैं यूट्यूब में वीडियो डाल दूंगा, उसमें देख लेना। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए डालूंगा, ऐसे पर्सनली डालूंगा, ताकि क्या किसी को कुछ छूट जाए तो उसमें देख लेना। ज़्यादा और कुछ मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही चीज ध्यान रखना ना। तो कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाती है लेंस मिरर के केस में, तो वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होती, रिफ्लेक्ट ना, रिफ्लेक्शन के केस में बता रहा हूँ, इसलिए नहीं होती क्योंकि वेन एवर द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर to the center of curvature, it will intersect or incident on the surface of the lens at 90 degree, at 90 degree. तो जब भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर आती है, it will incident on a surface of a mirror at 90 degree, and whenever light coming from at 90 degree, it goes back. Why? Because तुमको पता है ना रिफ्लेक्शन का रूल, I इज इक्वल टू आर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट्स वाई अगर 90 डिग्री में आएगी कोई लाइट, 90 डिग्री में वापस जाएगी, और 90 डिग्री सिर्फ एक ही तरीके से बनता है। एक चीज याद रखना, ये सरफेस है, ये सरफेस है ना, 30 डिग्री यहाँ से भी बन सकता है और 30 डिग्री यहाँ से भी बन सकता है। अगर रे ऑफ लाइट 30 डिग्री में आएगी तो 30 डिग्री में वापस क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। लेकिन अगर 90 डिग्री की बात करते हैं तो एक सरफेस में एक सिंगल 90 डिग्री यही होता है। बाकी तुम देखो कोई भी डिग्री तुम यहाँ भी बना सकते हो, जैसे अगर तुमको बोला जाए 45 बनाने के लिए तो यहाँ 45 बना दो, यहाँ भी 45 बना दो, दोनों साइड 45 बन जाता है।
मतलब अगर बेंड करके तुम लाइट को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करोगे, इट गोज बैक विद द सेम एंगल। इन द सेम वे 90 डिग्री के केस में भी है, बट 90 डिग्री का एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है कि अगर तुम 90 डिग्री में रे ऑफ लाइट को क्या करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, रिफ्लेक्ट, तो इट गोज बैक विद द सेम एंगल एंड द सेम पाथ। तो ये पाथ चेंज हो जाता है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे पाथ चेंज नहीं होता। सेम केस यहाँ भी है। तो अगर तुम यहाँ पे 90 डिग्री में करोगे तो बेंड नहीं होगी लाइट, इट गोज स्ट्रेट, याद रखना। और इस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं ना, क्रिटिकल एंगल। 90 डिग्री इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब डायग्राम बस है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें। तो तुमको दिख रहा है नॉर्मल, दिस इज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। तो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन R1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। सेम यहाँ पे साइन I2 डिवाइडेड बाय साइन R2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्नेल्स लॉ हम लोगों ने देखा था, ठीक है। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मैं तुमको समझाने जा रहा हूँ। क्रिटिकल एंगल वाला बात तो मैं तुमको और भी बाद में अच्छे से समझा दूंगा। क्रिटिकल एंगल एक चीज बस ध्यान रखना, 90 डिग्री से लेस होना चाहिए एंगल, तभी लाइट बेंड होगी। अदरवाइज अगर 90 डिग्री में लाइट जाएगी इट विल नेवर बेंड। रिफ्लेक्शन के केस में भी वही है, रिफ्लेक्शन के लिए लाइट का बेंड होना जरूरी है। अगर रिफ्लेक्शन 90 डिग्री से लेस होगा तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इट गोज स्ट्रेट, है ना, विदाउट अनडेविएशन। तो अभी एक चीज देखो, N31, ये कल मैंने तुमको बताया था, इसको कैसे लिखेंगे, N3 डिवाइडेड बाय N1 ऐसे लिख सकते हैं। और N32 को क्या लिख सकते हैं, N3 डिवाइडेड बाय N2 लिख सकते हैं, करेक्ट। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मैंने बताया था ऊपर किसको रखते हैं, जहां पे लाइट बेंड होती है। वैसे हम लोग N21 को क्या लिख सकते हैं, दिख रहा है इस तरफ का, N21 को क्या लिख सकते हैं, N2 डिवाइडेड बाय N1 लिख सकते हैं, N2 डिवाइडेड बाय N1। अब देखो एक ऊपर मैंने जो रिलेशन लिखा है, ये N31 किसके लिए है, यहाँ पे जो फर्स्ट मीडियम है, सेकेंड मीडियम और थर्ड मीडियम, इसमें फर्स्ट एंड थर्ड मीडियम दोनों सेम है, दोनों एयर है, बस सेकेंड मीडियम क्या है, ग्लास है। तो हम लोग को N31 का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, N31 इसको प्रूव करते हैं। N31 मतलब N3 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू N32 मीन्स N3 डिवाइडेड बाय N2 मल्टीप्लाई N21 मीन्स N2 डिवाइडेड बाय N1। देखो प्रूव हो गया, N2 N2 कैंसल, N3 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू N3 डिवाइडेड बाय N1। मतलब ये रिलेशन तुमको याद रखना है इसके केस में। ये 3-2 क्या है, 3-2 मीन्स ये वाला, जब 2 से 3 में जा रहा है, when the light goes from medium 2 to 3, तो बेंड कहाँ हो रही है, 3 में हो रही है। जब 2 to 3 जा रहा है तो बेंड कहाँ हो रहा है, 3 में, इसलिए 3 को ऊपर रखा था, N3 डिवाइडेड बाय N2। N32 मतलब फ्रॉम मीडियम 2 to 3, और N21 मीन्स ये वाला 1 to 2, when the light goes from medium 1 to 2। तो N21 में N2 ऊपर क्यों है, बिकॉज बेंड कहाँ हो रही है, जब लाइट 1 to 2 जा रही है तो इट बेंड एट मीडियम 2, तो मीडियम 2 में बेंड हो रही है, दैट्स वाई N2 जिसमें न्यूमरेटर में और N1 डिनोमिनेटर में, ठीक। ये रिलेशन याद रखना है, मैंने प्रूव करके भी बता दिया। N31 ये दोनों 31 इज इक्वल टू N21 मल्टीप्लाई N32। कभी काम आएगा फिर देखेंगे ये कैसे आया। ये कौन सा है, जब लाइट 2 to 3 जा रही थी, और ये कौन सा है, व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम 1 to 2। तब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गॉट N31। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग फिर देखेंगे, ठीक है। अभी देखो किसी को ये डाउट, कुछ डाउट तो नहीं है ना इसमें डायग्राम में, जो कल बताया था वही है, बस मैंने एक ही डायग्राम में दोनों केस बता दिया है, फ्रॉम रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर।
ठीक है ना, डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बताता हूँ। अब इधर ध्यान से देखना क्या बता रहा हूँ मैं तुमको। ये तो हो गया, एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, इसको मैं रख कर दूँ पहले। एग्जाम में ना एक क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ अ डायग्राम टू शो दैट व्हेन द पेन और एनी पेंसिल आर पुट इनसाइड द वाटर इट लुक्स लाइक इट विल बेंड, है ना, ऐसे लगता है जैसे वो बेंड हो गया है। तो उसके लिए एक डायग्राम मैं बनाता हूँ ना, वो डायग्राम तुमको समझना है और याद भी रखना है, एग्जाम में बनाने के लिए आएगा तो बनाना। ये है बकेट, ग्लास बकेट, ठीक है, ताकि तुम देख सको, नहीं तो ग्लास बकेट नहीं हुआ कुछ और आएगा तो तुम आर पार नहीं देख सकते। वाटर बना देते हैं इसमें, ठीक, मैंने वाटर बना दिया और एक पेंसिल को इसमें डुबा देते हैं ऐसे, ठीक है, पूरे नीचे तक डुबा देते हैं ऐसे। बकेट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये पेंसिल है, मैंने बकेट में डिप कर दिया। ओके, नाउ व्हाट हैपन, इट विल लुक, ये ऐसे बैंड दिखेगी, है ना, थोड़ा और मोटा कर देना चाहिए था। ये सीधा नहीं बनाना है, तो लगता है यही टेढ़ा है इसीलिए ना वो भी सीधा नहीं बन रहा है, ये भी टेढ़ा ही बन रहा है। चलो ठीक है, इतना देखो, ये एक्चुअल पेंसिल है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द पेंसिल, एंड दिस इज द एपरेंट पोजीशन, मतलब ये बैंड ऐसे बैंड दिखाई देगा, ठीक है, इस तरीके से बैंड दिखाई देगा। अच्छे से अभी भी इतना बना नहीं है, मैं लोग इसका डायग्राम अगर भेजूंगा, तुम्हारी बुक में भी दिया होगा वैसे, मैं अभी समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक। ये एक्चुअल पोजीशन है, तो यहाँ से जो लाइट है वो इस तरीके से जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक, यहाँ पे इस पॉइंट में, क्योंकि ये इंटरफेस है, वाटर टू कहाँ जा रहा है, एयर जा रहा है, वाटर टू एयर, मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर टू रेयर, तो डेंसर टू रेयर जाता है तो लाइट बैंड किस साइड होती है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर, लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होती है ना, ये कुछ ऐसे बैंड होगा इस तरीके से, ठीक है। और रुक जाओ, मैं इधर पहले बना लूँ, नहीं तो क्या है, गड़बड़ हो जाएगी। तो कलर दूसरा मैं डाल देता हूँ। थोड़ा बहुत, थोड़ा सा चल जाएगा, चलो जाने दो। अब एकदम एक्यूरेट तो बन नहीं सकता, चल जाएगा। इधर तुमको दिखेगा, दिस पेंसिल आर द एक्चुअल पोजिशन ऑफ अ पेंसिल, एंड दिस इज अ apparent position. Apparent means appears, where the
pencil to be appear. Okay, this is the apparent position. So क्या हो रहा है, the light which are coming from the tip of the pencil, when it goes from denser to the rare medium, this is a normal, correct? When it goes from denser to the rare medium, it bend away from the normal. याद है ना, जब denser to rare जाता है तो normal से away bend होता है, तो ये normal से away bend हो गया, नहीं तो ये straight जाता, देखो ये ऐसे straight जाता, अगर bend नहीं होता तो ये straight जाता, but ये away from normal bend हो रहा है, ठीक? And because of that it will extrapolate to the backward fraction में मैं extrapolate कर रहा हूँ, ठीक है? वैसे ये straight नहीं दिख रहा है, but ये भी straight ही होना चाहिए था, मैं अच्छे से बना नहीं पाया, ना तो चल जाएगा, वैसे भी ट्राई करता हूँ। चलो ये कुछ यहाँ पे जाके फिर टिप बनेगा, चल जाएगा, कहाँ पे जाके बन रहा है टिप, कुछ यहाँ पे कैसे भी करके बना लेना ऐसे, ठीक है? यहाँ तो क्या हो गया, ये बेंड हो गई लाइट, तो हम लोग को जो पोजीशन है उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एक्सट्रापोलेट दिस लाइट टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। याद है हम लोग ने मिरर में भी किया था, जब लाइट एक्चुअली क्या हो जाती थी, बेंड हो जाती थी, तो हम लोग उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करते थे, एक्सट्रापोलेट करते थे, तो हम लोग को एक वर्चुअल पोजीशन मिलती थी। तो ये जो लाइट है ये वर्चुअली मीट हो रही है इमेजिनरी, तो इसलिए ये वर्चुअल पोजीशन है, एपरेंट पोजीशन। तो ये जो लाइट है वो एक्चुअली तो बेंड हो गई है ना, आफ्टर पासिंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम, and if we extrapolate into the backward direction we will get the apparent position of the pencil. apparent position मतलब जहाँ appear लगेगा। तो जब भी तुम किसी भी ग्लास में, ग्लास टम्बलर में है ना, ग्लास मतलब ग्लास हम लोग जनरली हिंदी में ग्लास बोल देते हैं उसको, ग्लास मतलब कांच ना, कांच की ग्लास जो रहती है उसमें अगर तुम पेंसिल डालोगे तो वो स्ट्रेट नहीं दिखेगा, वाटर फिल रहना चाहिए ना, तो वो कैसे दिखेगा, ऐसे लगेगा वो बैंड हो गया है, ऐसा यहाँ से ऐसे बैंड हो गया लगता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, है ना। सो व्हेन द पेंसिल इज डिप इनसाइड द वाटर, द लाइट विच कमिंग फ्रॉम द वाटर टू द एयर, इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। टू गेट द अपरेंट पोजिशन we will extrapolate this line to the backward direction and we get the apparent position, the virtual position of the pencil. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछता है, तो ये बात समझनी है तुमको ना, ये एक्चुअली है, दिस इज अ पेंसिल एंड जो लाइट टिप से जा रही है वो डेंसर टू रेयर जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। अब एपरेंट पोजीशन के लिए हम लोग उसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो जहाँ पे जाके वो मिलेगी वो पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा एपरेंट पोजीशन, तो वहां पे तुमको दिखेगा। तो ऐसे फिश के लिए भी बना सकते हैं, पता है, यहाँ मैं फिश बना देता हूँ, तो फिश एक्चुअली यहीं पे रहती, फिश मछली तुम्हारी एक्वेरियम में यहाँ पे रहेगी, बस दिखेगी तुमको थोड़ी ऊपर रहेगी यहाँ पे, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर दिखती है। मतलब अगर मैं फिश भी बना सकता था, अगर एग्जाम में फिश बनाने का बोलता तो फिश बना देते, टिप नहीं बनाते, वहाँ पे मछली बना देते और क्या। So this is bending because of the refraction. ये डायग्राम भी अच्छे से करना, हमारे बुक में मिल जाएगा रेफरेंस में, ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, और अगर तुम्हारे रेफरेंस में भी नहीं दिया हुआ है तो मैं तुमको सेंड करूंगा। नॉर्मल बनाना हमेशा ना, नॉर्मल बनाओगे तभी पता चलेगा वो किस साइड बेंड हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड द नॉर्मल। समझ में आया क्या, ये किसी को डाउट है क्या इसमें? नहीं, एक्सप्लेन करने के लिए तो क्या है, तुम एक्सप्लेन क्या करोगे, इसमें कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है, बस तुमको इतना लिखना है, व्हेन द लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम इट बेंड टुवर्ड द away from the normal, and when we extrapolate this line to the backward direction we get the apparent position of the object, है ना। तो यहाँ पे लिख देना when light, तो मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, इसमें लिखा नहीं रहा है,
when light going from water, which is denser medium water, to air, which is rare medium, it will bend away from normal, and if we extrapolate line in backward direction, we will get the apparent position of यहाँ पे पेंसिल है ना, तो पेंसिल लिख दो। बस इतना ही लिखना है और इतने ही, और डायग्राम है मेन, तो अपने उन वर्ड से भी लिख सकते हो। एक्स्ट्रापोलेट है ना, ये दिख रहा है कि नहीं? ये प्रिंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये। ठीक है, इसके बाद मैं किसी का एक डाउट था प्लेन मिरर का, डायग्राम, मतलब इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, उसको भी एक बार मैं बता देता हूँ। फिर मैं लेंसेज के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक तो प्लेन मिरर वाला एक डायग्राम बता दूँ तुमको। ये बना लेते हैं प्लेन मिरर, और इसका मतलब ये ओपेक है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट इस तरीके से इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस, बट ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी पोजीशन में हम लोग इसी डिस्टेंस में ना क्या बना लेंगे, इमेज बना लेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया। ठीक है, तो अभी मैं इसको उससे ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि फिर ऐसे बनेगा नहीं, तो ज्वाइन कर रहा हूँ। फिर इसको आगे कर दूंगा तो पता चल जाएगा कहाँ पे वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे रहेगी हमारी आई, जिसको तुम देखोगे। ठीक है, तो ये हो गई, ये लाइट है, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट,
after reflection it bends and goes to your eye, so this ray is called the emergent ray is also emergent ray बोल सकते हैं. वैसे तो है reflected ray but तुम्हारे आइज में जा रही है, that's why the emergent ray. बट क्योंकि तुमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा नहीं, that's why we have to extrapolate this line on the backward direction. जैसे मैंने अभी वाला बताया था वाटर वाला, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये लाइट क्या होगी, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे. एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद फिर से बना लेना, ठीक है. एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद यू विल गेट द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर. तो अदर साइड में तुमको मिलेगा, इस साइड में यहाँ पे जो साइज रहता है सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस. थर्ड, laterally inverted. Laterally inverted means अगर तुम प्लेन मिरर में अपना राइट हैंड रेज करोगे यू विल सी योर लेफ्ट हैंड. जैसे एम्बुलेंस में जो लेटर्स होते हैं वो उल्टे लिखे रहते हैं, बिकॉज जब कोई अपने साइड मिरर में देखेगा तो वो सही सीधा दिखता है ना, तो उल्टा लिखा रहता है. जैसे तुमने बी लिखा है तो बी ऐसे नहीं दिखेगा, तुमको बी ऐसे दिखेगा, या जैसे पी ऐसे लिखा हुआ है तो पी तुमको ऐसे दिखेगा मिरर में, लेटरली इन्वर्टेड. और लास्ट वर्चुअल है, क्योंकि ये एक्चुअली मीट नहीं हो रहा है, वी अपियर टू मीट ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर. ठीक है, तो ये हो गया प्लेन मिरर का डायग्राम और उसके कैरेक्टर. ठीक है, आदित्य त्रिपाठी समझ में आ गया? ठीक है, सिंपल सा है, ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है लाइट, बट हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करेंगे ऑन द बैकवर्ड डायरेक्शन, वी गेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर. तो ये चार कैरेक्टर याद रखने हैं, सेम साइज एंड शेप, सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस बोलना चाहिए, सेम डिस्टेंस क्या, इक्वल डिस्टेंस बोलना चाहिए, इक्वल, एंड लेटरली इन्वर्टेड. तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब आगे चलते हैं. अब हम लोग लेंस करते हैं ना, जैसे हम लोग मिरर कर रहे थे लेंस करते हैं. तो एक डिफरेंस है लेंस और मिरर में, लेंस में टू सरफेसेस होते हैं, है ना. लेंस इज मेड अप ऑफ द टू स्पेरिकल सरफेसेस, टू स्पेरिकल और वन स्पेरिकल और वन प्लेन मिरर, प्लेन सरफेस भी हो सकता है. तो डेफिनेशन में लिख देता हूँ, ट्रांसपेरेंट मीन्स ओपेक नहीं होना चाहिए. जैसे हम लोग ने मिरर बनाया था कॉन्केव मिरर, तो हम लोग ने अदर साइड को ओपेक कर दिया था. इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द इनर साइड आर ओपेक, बट इन दिस केस द बोथ द सरफेस आर ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल जाओ ना, इंक डालते हैं, दिखेगा नहीं तो अच्छे से.
देखो, transparent optical medium bounded by two surfaces and both can be spherical surface or at least one are the spherical. कम से कम एक spherical होना चाहिए, अदर कुछ भी हो सकता है, and both can be spherical. दोनों spherical हो सकते हैं. Types of मैं lenses बता रहा हूँ, सबको पढ़ना नहीं है. We have two types of lenses. First, simple lens. ठीक है, सिंपल लेंस में कौन कौन से टाइप्स हैं मैं तुमको बता रहा हूँ, लेकिन हमको सबको नहीं पढ़ना है. ऐसे नहीं दिखता ये, बाई कॉन्केव लेंस ऐसे दिखता है. तो बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, या डायरेक्ट इसको कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं ओनली, क्योंकि दोनों कॉन्वेक्स रहता है, बोथ स्फेरिकल सरफेसेस कॉन्वेक्स. तो बोलते हैं बाई कॉन्केव लेंस, बाई कॉन्केव लेंस, और यू कैन ऑल्सो कॉल कॉन्केव लेंस, ओनली कॉन्केव लेंस भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. एक प्लेन है और एक कॉन्वेक्स है, उसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. यहाँ पे लिखूं, वैसे इसको पढ़ना नहीं है. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक साइड प्लेन है और एक साइड कॉन्वेक्स है. यहाँ पे एक कॉन्वेक्स है और एक कॉन्केव है, तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं इसको. कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस. बाकी एक टाइप और है इसका, पॉजिटिव मेनिस्कस बोलते हैं. पॉजिटिव मेनिस्कस, ठीक है, पॉजिटिव मेनिस्कस. फिर उसके बाद नेक्स्ट है ये निगेटिव मेनिस्कस बोलते हैं इस वाले को. निगेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों कॉन्केव हैं, बोथ कॉन्केव, लेकिन एक ही डायरेक्शन में है. और ये है प्लेनो कॉन्केव लेंस, प्लेनो कॉन्केव लेंस. प्लेनो, वन इज अ प्लेन, वन इज अ कॉन्केव. एंड लास्ट वाला तो मैं तुमको पहले ही बता दिया, बाई कॉन्केव लेंस, इसको कॉन्केव लेंस भी बोलते हैं ओनली. तो ये टाइप्स है. और इसके अलावा सेकेंड जो होता है वो है कंपाउंड लेंस. तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सीजी वाले जो होंगे ना, मेरे पास तो नहीं है, तो सीजी वाले जो पढ़ते हैं उनके सिलेबस में रहता है. तुमने कैमरा लेंस देखा होगा ना, जो टेलीस्कोप रहता है उसमें दो लेंस लगे होते हैं, मोर देन वन लेंस लगा होता है ना, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज लगे रहते हैं. तो दिस आर कॉल्ड द कंपाउंड लेंस. डीएसएलआर का जो लेंस रहता है तुमने देखा होगा, कैमरे का लेंस, और टेलीस्कोप, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड लेंस. तो ना तो कंपाउंड लेंस पढ़ना है, ना तो कोई इसमें से सिर्फ तुमको दो लेंस के बारे में स्टडी करना है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस ओनली. बाकी सिर्फ नेम याद रखो, काम नहीं आएगा. So what is a lens? It is a transparent optical medium bounded by the two spherical surface, and at least one are spherical. No? Two surfaces, at least one are spherical. Both can be spherical and at least one are spherical. ये तो लेंस के बारे में हो गया. अब आगे करते हैं
लेंस की डेफिनेशन पर इतनी इम्पोर्टेंट तो है नहीं। अभी से वही टर्मिनोलॉजीज करते हैं, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विथ लेंस। रब करता हूँ मैं इसको। जैसे मैं एक एग्जांपल कॉन्वेक्स लेंस का लेता हूँ, तो कॉन्वेक्स लेंस में कितने सरफेसेस हैं? 2 सरफेसेस हैं। दिस सरफेस इज अ पार्ट ऑफ दिस स्फेरिकल, दिस स्फेयर, ओके, दिस स्फेयर, and this surface is a part of this sphere. So if there is a two sphere, then we have a two centers of curvature, this one and this one, है ना? वैसे दो फोकस, प्रिंसिपल फोकस भी होगा, तो इस वाले को बोलते हैं F1, on this side F2। और वैसे हम लोग यहाँ सेंट्रल कर्वेचर को C से नहीं डिनोट करते, हम लोग इसको डिनोट करते हैं 2F1 से, क्योंकि हम लोग को पता है कि सेंट्रल कर्वेचर जस्ट इसके डबल रहता है, प्रिंसिपल फोकस का डबल रहता है ना, जस्ट डबल। हम लोग को फॉर्मूला भी पता है, R इज 2F होता है। तो R जो है मतलब ये वाली जो लेंथ है, वैसे तो यहाँ मैं प्रिंसिपल फोकस को F1 से डिनोट कर रहा हूँ, लेंथ को नहीं, फोकल लेंथ नहीं डिनोट कर रहा हूँ मैं, पॉइंट को डिनोट कर रहा हूँ F। अगर लेंथ से डिनोट करता तो स्मॉल f से डिनोट करता, ठीक। तो ये 2F1 सेम ये हो जाएगा 2F2। तो यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अभी समझने के लिए तुमको यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन कभी इसको C1 C2 मत लिखना। लेंसेज में हमेशा 2F1 और 2F2 से डिनोट करते हैं, बट अभी तुमको समझाने के लिए बता देता हूँ। दिस इज द फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। टू सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे बिकॉज ऑफ द टू सर्फेसेस, एंड दिस इज अ ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। फर्स्ट optical center, the center of the mirror, कैपिटल O से डिनोट करते हैं, ठीक। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं? 2 है, C1 एंड C2, जिसको हम लोग 2F1 एंड 2F2 से डिनोट कर रहे हैं, है ना, कैपिटल F। एंड थर्ड प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस F1 एंड F2। और ये जो लाइन है, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस विच ज्वाइन द फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द लाइन ज्वाइनिंग द फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। Radius of curvature, fourth, radius of curvature, radius of curvature भी दो होगा, R1 एंड R2। ये डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड R1, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड R2, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड स्मॉल f1, small f2, sorry, and this distance is a small f1, f1 and f2, ठीक है, स्मॉल f1 f2, ठीक। ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज नहीं है यहाँ पे, बस डिफरेंस इतना है कि जो मिरर बना रहे थे वहाँ पे जो सिंगल सरफेस था, तो सिंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर, सिंगल रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंगल फोकल लेंथ, सिंगल फोकस, बट यहाँ पे सब दो दो होगा।
बताओ किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? रब कर रहा हूँ ना फिर। बाकी जो ऑब्जेक्ट लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बाकी सब वैसे ही रहता है, सेम। जैसे इसी लेंस में बताता हूँ मैं तुमको, लेंस बना दिया मैंने। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ए, ऑप्टिकल सेंटर बी एंड सी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये गई रे ऑफ लाइट। अभी मैंने कोई रूल यूज नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही बना रहा हूँ। और यहाँ बन गया इमेज। अभी समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द यू एंड दिस डिस्टेंस इज दिस। यहाँ भी वैसे ही यूज करते हैं, लेफ्ट साइड वाले को माइनस, राइट साइड वाले को प्लस। above the principal axis पॉजिटिव, below the principal axis नेगेटिव, बाकी सब सेम। ठीक है, देखो आप प्रिंसिपल फोकस के बारे में देखते हैं। और अब कर रहा हूं मैं। आज का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि आधे लोग चले गए हैं और डायग्राम बनाना है हम लोग को। तो अब डायग्राम तो अभी बना नहीं सकते हम लोग, तो जल्दी से, लेकिन मैं तुमको प्रिंसिपल फोकस के बारे में बता दूं। प्रिंसिपल फोकस को फोसाई बोलते हैं ना। तो फोसाई मतलब वो सिंगुलर टर्म है, ठीक। अभी तुमको मैं एक डायग्राम बताता हूँ। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसमें बना देते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस। So the light which coming parallel to the principal axis, the light which coming parallel to the principal axis, after refraction, they will converge at this point, and this is your principal focus. That's why convex lens is called the converging लेंस। याद रखना, मिरर वाला पार्ट अगर तुम्हारा अच्छे से हो गया है तभी इसको करना, तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मिरर में कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर जो था वो तुम्हारा कन्वर्जिंग मिरर था, लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस है। तो ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब कॉनकेव के लिए बनाते हैं। कॉनकेव लेंस कैसे दिखता है भाई? ऐसे दिखता है कॉनकेव लेंस। इसमें भी एक प्रिंसिपल फोकस बना देते हैं, बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ताकि क्या पता तो चले कि किधर से लाइट क्या होगी, बैंड होगी। तो जहाँ से लाइट बैंड होती है ना, सेंटर वाला पार्ट रहता है, वहीं से लाइट बैंड होती है। यहाँ भी लाइट जो है वो पैरेलल ही आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ले लेते हैं। अब ये क्या होगी, ये एक्चुअली ना
ऐसे तो यहाँ पे मर्ज होती है, मैं तो पहले इधर मर्ज कर देता हूँ, तो फिर क्या है उधर बनाने में प्रॉब्लम जाती है हमेशा। तो पहले इधर ना ज्वाइन कर दिया करो इस तरीके से। एक्चुअली ये जो है ये लाइट बेंड हो जाएगी इन दिस वे, ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी, दैट मीन ये डाइवर्ट हो गई लाइट। ओके, और अच्छे से डाइवर्ट करें इसको, ऐसा ये हो गई डाइवर्ट। तो डाइवर्ट होने के बाद हम लोग तो फिर क्या करते हैं, याद है ना, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस वाले रे को भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन, इसको भी एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। डॉटेड लाइन मतलब इट अपीयर टू बी मीट, इट्स नॉट एक्चुअली मीट, इट अपीयर टू बी मीट। ये F1 है, और इस साइड वाला क्या होगा, F2। कॉन्केव लेंस इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग लेंस, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ट। दिख रही है ना लाइट कैसे डाइवर्ट हो जा रही है ना। बट टू गेट द प्रिंसिपल फोकस we extrapolate this line into the backward direction and all light will meet at this point. That means this is the principal focus of the concave lens. Okay. ये मैं तुम लोगों से इसलिए बताया हूँ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग समझ में आ जाए, कौन कन्वर्जिंग है कौन डाइवर्जिंग है। और ये जो लाइट एक्चुअली यहाँ पे इसको तुम लोग ऐसे आगे भी ऐसे बढ़ा सकते हो, ऐसे दिखाने के लिए। तो आगे भी जाएगी, जरूरी नहीं कि वही मीट होगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो फिर आज इतना ही करते हैं, अभी आधे लोग तो शायद टावर की वजह से इधर उधर हो गए।